हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए एक और सीरीज लेकर आ चुका हूं। मुझे पता है कि गाइस कि इसका एक एनिमेशन बन चुका है और मुझे नहीं पता कि इसे किसने एक्सप्लेन किया है या नहीं किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप सभी को पसंद आती है तो हम इसे कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो उससे पहले बस यही कहना चाहूंगा कि काफी समय बाद मिले हैं हम लोग। तो गाइस, जो भी इस चैनल पर नया है और मेरी वीडियो को देख रहा है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नई सीरीज के पहले पार्ट को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी बंदे को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सा नेकलेस पहनकर दूसरे की तरफ देख रहा है। और तभी वो उस नेकलेस की पावर को एक्टिवेट करने के बाद आपस में जितने भी लोग खड़े होते हैं उसके आसपास, उन सभी को उस धमाके के साथ उड़ा देता है। और अगले ही पल वह बंदा चिल्लाते हुए हमें दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है कि मैं फाइनली इस गेम को जीत चुका हूँ। और अपने बारे में सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उससे कहने लगता है कि मेरा नाम जी क्विंग है और एक बहुत ही ज्यादा वेल नोन गेम स्ट्रीमर हूँ। और मैं भी तो एक यार स्ट्रीमर हूँ यार, मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ। तुम लोग तो मुझे सब्सक्राइब करते नहीं हो। खैर, ये बंदा भी एक स्ट्रीमर है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, पर मैं नहीं हूँ। जो कि ऑनलाइन नोवेल्स के गेम बने होते हैं उन सभी को खेल कर बताता है। और इस समय पर मैं स्प्लिट मास्टर का एक गेम है उसे खेलने में लगा हुआ हूँ और इसे मैंने फाइनली काफी ज्यादा अच्छी तरीके से क्रॉस भी कर लिया है। और इस गेम के अंदर जो शाओ हाउस का जो बोन्स है वो सीरियसली में ओवर पावर्ड है, इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और जब से मुझे वह ब्रांड न्यू एसएस कार्ड मिला है, एसएसआर कार्ड मिला है, तब से मैं बिल्कुल फुल्ली हील्ड हो जाता हूँ जब भी मैं उसे एक्टिवेट करता हूँ। प्लस इसके साथ जो मुझे स्किल्स मिली है वो काफी ओवर पावर्ड है। ये मुझे फाइट में और सपोर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से। और अगर ध्यान से देखा जाए इस गेम के बारे में, तो इसे अडेप्ट किया गया है काफी द पॉपुलर कॉमिक से, जिसकी कम से कम 100 मिलियंस की कॉपीज बेच चुकी थी और काउंटलेस बार तो इसे काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए इस बारे में, तो इस स्टोरी का कोई और जो ऑथर है जिसने भी इस स्टोरी को लिखा है उसके बारे में हम में से किसी को भी कुछ नहीं पता हुआ है। पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ का ये बंदा है। कहते हैं जो अच्छे लोग हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते, ज्यादा नहीं जीते हैं, और जो बुरे लोग हैं भाई उनकी तो पूछो ही मत। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और इतना ही नहीं, बल्कि ये जो गेम कंपनी है वो इतनी ज्यादा अच्छी कंपनी है कि इन्होंने गिफ्ट के तौर पर मुझे शाहूस की बोन्स की एक कॉपी भी प्रोवाइड करवा दी है। और ये जो रिप्ले का है वो देखने में बिल्कुल असली जैसा लगने में लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक ऐसा पहला प्लेयर हूँ जो कि पूरी की पूरी सर्वर में इस शाहूस बोन के कार्ड को ड्रॉ कर जीतने में कामयाब रहा था। अब जब वह इस शाहू बोन्स की डिस्क्रिप्शन को देखता है कि आखिर इसमें क्या स्किल्स मिली हुई हैं, तो इसमें बताया जाता है कि अगर तुम इस शाहू बोन्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो तो तुम्हें ये स्किल्स मिलने वाली हैं। पहली स्किल्स के अनुसार तुम्हें इमोर्टलिटी मिलेगी, अगर तुम्हें कोई मार भी देगा ना तो तुम तुरंत रिकवर हो जाओगे। दूसरी स्किल तुम्हें मिलेगी अंडरवर्ल्ड गार्ड, जिससे कि तुम किसी भी डेड क्रीचर को अपने गार्ड के तौर पर समन कर सकते हो, सिर्फ और कुछ समय पीरियड के लिए। और वाइन ऑफ इमोर्टलिटी मिलने वाली है, जिससे कि तुम्हारी जो बॉडी है उसका जो एक एक हिस्सा है, जो एक एक ब्लड की बूंद है, वो किसी मेडिकल की तरह बदल जाएगी। किसी मेडिसिन पिल की तरह, एक ऐसी पिल जो किसी को भी हील कर सकती है, तुम्हारे घाव को तुरंत भर देगी। इस डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद ये काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ये शाउस बोन्स है, मानना तो पड़ेगा, ये वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आए। तभी अचानक से इसे किसी का कॉल आने लगता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और देखने लगता है कि इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर रहा है बे। और जैसे ही वो कॉल को उठाता है, तभी उधर से एक अजीब सा बंदा कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शाहू की बोन में जो तुम्हें भेजी थी वो तुम्हें मिल चुकी होगी, क्या तुम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो। जिसको देखकर हमारा एमसी पुत्र कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि तुम क्या मेरे साथ मजाक करने में लगे हुए हो, क्या तुम किसी गेम कंपनी से बात कर रहे हो। तो सामने से जवाब आता है, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज को अच्छी तरीके से क्लियर कर लोगे और अच्छी तरीके से बिहेव करोगे। और जब ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी अचानक से उसकी जो शाहूस की बोन्स होती हैं वो चमकना चालू हो जाती हैं और उसके सामने एक बहुत ही भयानक रोशनी आती है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कभी शौक में चला जाता है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हमें वहां पर एक टावर का सीन दिखाया जाता है, जो कि 21वीं सेंचुरी में ही होता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई टेलीपोर्टेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका हो। दूसरी तरफ कहानी जाती है एक अजीब सी जगह पर, जहां पर एंशिएंट लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा किसी के पास जाकर उससे एक रुमाल दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है माय लेडी, मैं एक परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आइटम को वापस देने के लिए आया हुआ हूँ। और तुमने जो हैंडकप चीफ है वो फ्रॉस्ट ब्लूसम फॉरेस्ट में छोड़कर आई हुई थी, इसलिए मैं इसे वापस देने के लिए आया। जिसको देखकर ये लड़की सबसे पहले उसका धन्यवाद करती है, लेकिन काफी घबराई हुई होती है और कहने लगती है सर आप यहाँ पर इस जगह को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन इस लौंडे को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता और उससे कहने लगता है कि इसमें से
से कितनी बढ़िया स्मेल आने में लगी हुई है। किसे पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मेरा मुकाबला इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की के सामने हो जाएगा। तभी इस बंदे का सर्वेंट उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए यंग मास्टर। इसको देखकर मुझे लगता नहीं है कि ये इसका पहला या दूसरी बार होगा। इसने कई सारे लोगों के सामने ये सब नौटंकी चालू की होगी। मुझे तो इस पर पूरा डाउट होने में लगा हुआ है। ये देख सुनने के बाद यंग मास्टर कहने लगता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये मुझे अपने पास जानबूझकर बुलाना चाहती थी? और उन सभी की वहां पर बहस चालू हो जाती है। दूसरी तरफ ये लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन उसके हाथों के बगल में एक वेपन होता है जिसको वह अप्रोच करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उसके हाथों में वेपन आता है तो वो उस वेपन को अपनी गर्दन के सामने रख देती है और उससे कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग मुझसे दूर हट जाना। अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं जुआन के अपनी जान में यहीं पर दे दूंगी और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये देखने के बाद यंग मास्टर जोर से चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम्हारा नाम जुआन किंग है? प्लीज प्लीज अपने आप को हर्ट मत करना प्लीज। अब साला ये नौटंकी कर रहा है या फिर सच में चिल्ला रहा है ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन जुआन किंग उससे कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं एक स्कॉलर की बेटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिसेंडेंट कहलाऊंगी एक स्कॉलर की ऑफिसर्स फैमिली की। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को तुम्हारे साथ कभी भी ह्यूमिलेट नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझ पर दया दिखाओ और इमीडिएटली इस जगह को छोड़कर चले जाओ सर जी प्लीज। लेकिन यंग मास्टर को गुस्सा आती है, वो अपने सर्वेंट को पीटता है और उससे कहने लगता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है जो कि तुमने उसे इतनी बुरी तरह से डरा दिया है। उसे शांत करने के लिए यंग मास्टर आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि तुम में वाकई में काफी ज्यादा हिम्मत है, ये बात तो मैंने माननी पड़ेगी। तुम में काफी एडमायरेशन भरी पड़ी है, लेकिन प्लीज आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और उस हथियार को अपने से हाथों से नीचे रख दो। आखिरकार तुम मेरे साथ मेरी फैमिली में वापस क्यों नहीं चलती हो? मैं एक बहुत ही हाई रैंक स्टेट ऑफिसर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तुम ऐसा सोच सकती हो कि मैं एक एरिस्टोक्रेट फैमिली का बंदा हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा जोरों से रोने लगती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे फोर्स मत करो, और उसके गर्दन में काफी चोट भी लग चुकी होती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने लगती है जिसको देखकर वह कंफ्यूज हो जाते हैं सभी के सभी लोग, ये सब चल क्या रहा है? और वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक होती है, रोती हुई देखती है। और तभी आसमान से एक बहुत ही अजीब सी चीज गिरती हुई दिखाई जाती है। जहां पर वो चीज गिरती है वो चीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको देखकर सभी शॉक होते चिल्लाते कह लगते हैं कि दिन के समय में लाइटनिंग क्यों गिरने में लगी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो धमाका वाकई में बहुत ही ज्यादा भयानक था। और जैसे ही वो धमाका क्लियर होता है तभी उसमें से एक बंदे को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि लाइटनिंग से चमकने में लगा हुआ, जिसको देखकर यंग मास्टर भी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि अब ये बंदा कौन है? ये इस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, जाओ और जल्दी से जाकर इसे पकड़ लो। जब ये इसे पकड़ने की ऑर्डर देने लगता है तो उसका सर्वेंट सामने आता है और उसे समझाता है कि यंग मास्टर आप जो भी कह रहे हो उसे ध्यान से कहो। आपको शायद उसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि हमें इस बंदे को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, यही हमारी सेहत के लिए अच्छा होने वाला है। अगर आपने अभी इस बंदे को ध्यान से देखा होगा तो ये कंट्रोल करता है विंड को एंड लाइटनिंग को, और हवा में किस तरीके से चलने में लगा हुआ है। इसको देखकर तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, जिसको देखकर लगता है कि ये कम से कम थर्ड लेवल पर होगा अर्थ सील स्टेज के। और यहीं पर हमारे एंट्री हो जाती है एमसी की यहाँ पर इन सभी के सामने, और वो भी एक अदर वर्ल्ड में। लेकिन ये यंग मास्टर को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कहने लगता है कि वो बस एक एक्सपर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। आखिरकार ये बंदा है कौन और इसके पास इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई है कि हमारे क्वीन स्टेट के सामने आई मीन हमारे यहाँ पर मुझसे इस तरीके से पंगा ले। और जब इस तरीके से यंग मास्टर पगलों की तरह चिल्लाने में लगा होता है तो उसके सर्वेंट उसे बचाने के लिए उसे घसीटकर वहां से ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर को यहाँ से लेकर जाओ वरना हमारे लिए अच्छा नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ हमारा एमसी अभी भी पूरी तरह से शॉक में होता है कि चल क्या रहा, और वो लड़की भी उसे देखती है ध्यान से तो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चलने में लगा हुआ है, और देख रही होती है और सोचकर कह रही होती है कि एक बंदा जो कि आसमान से डिसेंड हुआ है, जिसको देखकर लगता है कि इसके पास बहुत ही मात्रा में पावर मौजूद होगी, जो कि एरिस्टोक्रेट से भी बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो कि एक मार्शल आर्ट सीखने के बाद वर्ल्ड में कदम रखा है, वो भी पहली बार। शायद इसे किसी इस दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, और ये वही बंदा है जो कि मैंने किताबों में पढ़ा है। लगता है कि इसकी इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा है। और तो और किताबों में ये भी लिखा गया है कि अगर ग्रेजुएट करने के बाद कोई बंदा कंप्लीट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने स्टेट में रिटर्न होता है तो वो ट्रीटेड किया जाता है किसी नोबल की तरह, बहुत ही ज्यादा हॉनरेबल नोबल की तरह। जब उस लड़की की इमेजिनेशन कतई विल्ड हो रखी होती है तभी हमारा एमसी होश में आता है और कतई चौक में उसके पसीने छूट रखे होते हैं और कह रहा होता है कि अब तेरी, मैं तो अभी पापनी की पैंट गीली कर ली होती है अभी ये तरीके से जो गिरा था मैं। लेकिन आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मुझे मेरे साथ अभी भी ये क्या हुआ, और मैं इतनी ऊंचाई से आसमान से गिरने में लगा हुआ था, लेकिन अभी मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं बिल्कुल भी मरा नहीं हूँ और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। और कुछ देर पहले तो मैं एक कॉल पर बात करने में लगा होता है। आखिरकार मेरा फोन कहाँ गया? अबे लल्लू तेरा फोन तो निकल लिया पहली फुर्सत में, तुम ही निकल लिए दूसरे वर्ल्ड में। खैर, और जब उसे इस बात का होश आता है कि उसके हाथों में फोन गायब हो चुका होता है, लेकिन जो ब्रेसलेट जो पहना हुआ था उसमें 3 बोन थी, अगर आपने पहले देखा होगा तो, और उस 3 बोन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन बची हुई है। ये देखने के बाद वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और तभी वो लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मेरे सीवियर क्या आप ठीक हो?
तभी हमारा एमसी कंफ्यूज होता है, उसकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि ओ यहाँ पर कोई और भी बंदा है। जब वो ध्यान से उस लड़की को देखता है तो पता चलता है कि इसकी गर्दन से खून निकलने में लगा हुआ है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक के मारे इधर उधर देखता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आता हूँ और तुम्हें फटाफट से हॉस्पिटल भेज देता हूँ। जब वो ध्यान से आसपास का इलाका देखता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि वो जिस जगह पर पहले था वह जगह ये नहीं है और ये पूरी की पूरी जगह जंगल माउंटेन से भरी पड़ी हुई है और इस पूरे के पूरे इलाके में, सुनसान इलाके में, ये दो बंदे अकेले बचे हुए हैं। जब इसे इस बात का एहसास होता है तो वो काफी शौक से उस लड़की को पकड़ हिलाता है जोर जोर से और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, जिसके कारण उस लड़की के गले से जो खून निकल रहा है वो काफी तेज मात्रा में निकल पड़ता है, जिसको देखकर ये और भी ज्यादा घबरा जाता है कतई। तभी लड़की उससे कहने लगती है कि मेरे जो लेट फादर थे वो एक जनरल थे, तो आप मुझे कह सकते हो कि मैं एक जनरल की फैमिली की डॉटर हूँ और ये जो चोट है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो गाइस, अगर आपने ये बात अभी तक नोटिस नहीं की होगी, वो अभी अभी इसने कहा है, उस बात को मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी इसने, इस लड़की ने उन लोगों को बताया था कि ये एक स्कॉलर की फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये हमारे में एमसी को बता रही है कि ये यहाँ पर जनरल की फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो तो खैर आपको आगे ही पता चलेगा। खैर वो सब छोड़ो। खैर तभी वो लड़की उसके सामने सैल्यूट करती है, उससे कहने लगती है कि मैंने अभी तक आपको धन्यवाद नहीं कहा है मेरी जान बचाने के लिए। मेरा नाम जुआन किंग है और मैं, आपने जो मेरी जान बचाई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी। प्लीज आप मेरे घर में यहाँ पर आराम कीजिए और मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आपको टी प्रोवाइड करवा सकूं। और इसी तरीके से रात हो जाती है और हमारा एमसी आराम करते हुए सोचता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हो चुका हूँ और ये एक वॉरिंग स्टेट पीरियड है। इसको देखकर तो पता चलता है साफ साफ, लेकिन जिस पीरियड को मैं जानता हूँ ये वह जगह तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। और यहाँ पर मेरी हिस्ट्री को जहाँ तक मुझे पता है उसके अनुसार जो क्वीन स्टेट था जो एशियन सेंट्रल प्लेन्स में, वो फेल्ड हो चुका था पूरे के पूरे चाइना को कॉन्कर करने के लिए। और उसके जो वासल स्टेट थे जुओ कंटिनेंट, वो पूरे के पूरी तरीके से ऑटोनॉमस था और कोई भी उस पर कोई भी राज नहीं करता था। तो जो 7 स्टेट की जो फाइट थी एक दूसरे के साथ हेगमनी बनाने के लिए, वो कभी भी हुई नहीं वहां पर। और इस 1000 ईयर के केओस में जो वॉर्स थी वो दो स्टेट्स के बीच में, कई सारी स्टेट्स के बीच में होती रही समय के समय साथ, और हर जगह सिर्फ सूखा, तबाही और केओस पड़ा हुआ था और कुछ नहीं। और जब मैं इस दुनिया में आया था उससे पहले मैंने एक अजीब से फोन का कॉल का जवाब दिया था, और अगर मैं उसके बारे में ध्यान से सोचूं इस वक्त तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ किसी और चीज के कारण नहीं, बल्कि मैं इस चीज के कारण। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन बची हुई है, लेकिन इसने मुझे हेल्प कर दी है सर्वाइव करने में इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी। इसको देखकर लगता है कि ये वही सेम शाहूस की बोन होगी जो कि उस वक्त वो गेम में मौजूद थी। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं इस वर्ल्ड में क्यों ट्रांसपोर्ट हुआ हूँ इस पीरियड में, जो कि रियलिटी में होना चाहिए था, लेकिन जो शाहू की बोन है वो बेसिकली में देखा जाए तो वो एक ओवर पावर्ड आइटम है और इसका इस्तेमाल करके मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मे बी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस वर्ल्ड का एम्पर बन जाऊं और इसे कॉन्कर कर लूं, फिर पूरी की पूरी दुनिया में मुझे सभी के लोग फर्स्ट एम्पर क्वीन के नाम से जानेंगे। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। एम्पर क्वीन, आखिरकार मेरे स्टेट का क्या नाम होना चाहिए? और कतई भाई चने के झाड़ पर चढ़ जाता है ये बंदा तो। और इसकी जो इमेजिनेशन है वो कुछ ज्यादा ही भीड़ चलने लगती है और किसी चुनौती स्टाइल में चिल्लाता है खिड़की के पास खड़े होकर और कहने लगता है कि ये ग्रेट लैंड्स जितनी भी बाहर इस विंडो के दिख रही है वो सारी की सारी मेरी होने वाली है। जब इसकी जो ओवर एक्टिंग वो चली रही होती है तभी जो लड़की बाहर से आती है और उससे कहने लगती है कि मिस्टर सेवियर, मैंने आपके कपड़ों को तैयार कर दिया है, आप इसे पहन सकते हो। लेकिन जैसे ही हमारे हमसे इस बात का रियलाइज होता है कि उसे देख लिया जा चुका तो वो शर्म के मारे पूरा का पूरा पसीना पसीना हो जाता है। इसको देखकर ये लड़की भी उससे पूछने लगती है कि मिस्टर सेवियर ये क्या कर रहे हो? और हमारा एमसी शर्म के मारे पूरा लाल पड़ जाता है और कहने लगता है कि शिट, लगता है कि मेरी जो सोशल डेट है वो आ चुकी है। भले ही मैं ट्रांसमिग्रेट कर चुका हूँ इस जगह पर, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जगह छोड़कर जाना पड़ेगा और कहीं पर अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। खैर थोड़ी देर बाद हमारे एमसी को कुछ कपड़े मिल जाते हैं और उससे उसके लिए वो धन्यवाद कहता है और कहने लगता है ये कपड़े मेरे लिए बिल्कुल फिट होने में लगी हुई है, तुम तो वाकई में बहुत स्किल्ड हो, मानना पड़ेगा। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये जो कपड़े हैं वो मेरे लेट फादर से बिलोंग करते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये कपड़े आपको फिट हो चुके हैं मिस्टर सेवियर। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम्हारा नाम कुछ वान जुआन किंग ऐसा कुछ था ना? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझे मिस्टर सेवियर कहकर बुलाने की जरूरत है। मेरा नाम जी क्विंग है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है तो तुम मुझे ब्रदर जी कहकर बुला सकती हो। तभी जो लड़की घबराती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ ब्रदर जी। तो एमसी उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है क्या जुआन किंग? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार इस स्टेट पर अभी क्या चलने में लगा हुआ है? तभी लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऑर्फन लड़की हूँ और मुझे एक ऑर्फन को इस दुनिया के बारे में क्या ही पता होगा? मेरे जो लेट फादर थे जो कि मुझे
इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ बुक्स छोड़ी थी और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को उन बुक्स का इस्तेमाल करके सेटिस्फाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तुम एक बहुत ही ज्यादा रेपुटेड सावंत हो। सावंत एक पोजीशन है गाइस, उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले, जिसको सुनने के बाद एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये 22 सावंत क्या चीज है और ये अर्थशील स्टेज ये भी क्या चीज है, ये कल्टीवेशन लेवल है क्या, यहाँ पर इस तरीके की चीजें भी एग्जिस्ट करती थी क्या उस वॉरिंग स्टेट पीरियड में। अब ये बात कंफर्म करने के लिए वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है, उससे पूछने लगता है कि जुआन किंग तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी मौजूद है क्या, पावर सुपर पावर जैसा। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो पूरे के पूरे देख का शॉक हो जाता है, क्योंकि जो जुआन किंग होती है वो धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है और उससे कह रही होती है कि ब्रदर जी ये काफी ज्यादा लेट होते जा रहा है, इस लोली मेड को आपको बेड पर सर्व करने की परमिशन दीजिए। ये देखकर हमारा एमसी पुत्री से लाल पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि चल क्या रहा है यार, ये अचानक से कपड़े ही उतारने लगी। लेकिन हमारा एमसी भाई पूरी तरीके से बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ना इस मामले में, तो वो क्या तुरंत उसे रोक देता है और काफी घबराते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर सोने के बारे में सोचने में लगी हो क्या। ये देखकर ये लड़की पुत्री से कंफ्यूज होती है और पूरी की पूरी लाल पड़ जाती है और उससे कहने लगता है कि ब्रदर जी क्या तुम मुझे इसलिए मना करने में लगी हुई हो क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा कॉमनर हूँ और मैं आपके स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। इसकी इस तरह की बकवास सुनकर हमारा एमसी कंफ्यूज शॉक से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ये सब कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम एक सावंत हो, तुम एक बहुत ही बड़े नोबल हो जो कि किसी पाइन ट्री के बराबर हो और मुझ जैसे छोटे से विल्ड ग्रास के मुकाबले में तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि मैं आपके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि अच्छे काम को अच्छाई से रिपे मिलना चाहिए और मैं आपको सिर्फ इस तरीके से रिपे कर सकती हूँ, मेरे पास आपको रिपे करने के लिए और कुछ बचा भी नहीं है ब्रदर जी। ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है, तो समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या। उसके सामने एक लड़की रोने में जो लगी हुई होती है और तभी अचानक से वो लड़की हमारे एमसी के जाकर गले लग जाती है। भाई जिस तरीके से इनिशिएटिव लेने में लगी हुई है यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लगने में लगी हुई है, लेकिन हमारा एमसी पुत्री से कंफ्यूज होता है, कुछ समझ नहीं पा रहा होता। तो वो लड़की और आगे आती है, चिपकती है और उससे कहने लगती है कि आपको इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बस आपको रिपे करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा एमसी पुत्री तो श्रम के मेरे लाल पड़ चुका होता है और उससे कह रहा होता है कि ये मुझे अपने बॉडी के साथ रिपे करने में लगी हुई है क्योंकि ये एक एंशियंट टाइम का समय है। भाई साहब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो मानना पड़ेगा जो एंशियंट लेडीज हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या, मुझे तो इसके बारे में पता ही ना है। लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तभी वो लड़की कुछ महसूस करती है एक अजीब सी चीज को और पता चलता है कि हमारा एमसी बस वहां से निकल लिया पहली फुर्सत में, ना भाई हमसे ना हो पाएगा ऐसा कहकर निकल जाता है और कहने लगता है कि मैं आज रात को बाहर सोने वाला हूँ, जिसको देखकर लड़की शॉक हो जाती है। हमारा एमसी भागते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से किसी भी लड़की का फायदा तो नहीं उठा सकता ना। जब वो लड़की उसे देखती है तो कहने लगता है कि ये काफी सरप्राइजिंग वाली बात है कि ये बंदा कितना ज्यादा जेंटलमैन है, लेकिन एक सावन जिसका सरनेम जी है इसको देखकर लगता है कि ये जुओ स्टेट का कोई नोबल मैन है जो कि लुओ अकेडमी से बिलोंग करता है और इसकी जो एक्सप्रेशन होती है पूरी से बदल जाती है। मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। और वो उसके शूज को देखती है और कहने लगती है कि इसके जो जूते हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है इतने ज्यादा पूरी तरीके से धमाका होने के बाद भी, लेकिन इसे देखकर लगता है काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है इन जूतों को, ये डेफिनेटली काफी ज्यादा अमीर फैमिली से और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आए हुए हैं। अगर मैंने अभी इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो शायद जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला, लगता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और इस तरीके से सुबह हो जाती है, समय गुजरता है, हमारा एमसी मॉर्निंग में उठता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और कहता है उठते ही कि वाह इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। और तभी उसे इस बात का ख्याल आता है कि हाँ मुझे याद आया, मैं यहाँ पर अचानक से इस ब्रेटलेस के साथ ही सोच चुका था और मैंने अभी तक इसकी पावर्स के बारे में पता नहीं लगाया है कि चल क्या रहा है, आखिरकार मुझे इसे ट्राई करना किस तरीके से चाहिए और कैसे इसकी पावर्स का पता लगा। तभी वहां पर एक वेपन पड़ा होता है तो उसे उठाता है और उससे कहने लगता है कि जहां तक मुझे पता है इसकी जो पावर है वो एक इमोर्टलिटी है, अगर मैं कहीं भी चोट लगती है तो मैं तुरंत हील हो जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक छोटे से कट के साथ स्टार्ट करता हूँ, लेकिन इसको देखकर लगता है कि मैं अपने आप को काटना मेरे लिए थोड़ा बहुत हार्ड होने वाला है। और जैसे ही वो उस वेपन को अपने हाथ पर रख ही रहा होता है तो पीछे से आकर वो लड़की चिल्ला पड़ती है और कहने लगती है कि ब्रदर जी, जिससे कारण गलती से उसका हाथ बहुत ज्यादा कट जाता है और उसके वहां पर हाथों से खून की नदियां बहने लगती हैं। लड़की चिल्लाते हुए आते कहने में लगी हुई कि बहुत ज्यादा बुरी खबर है ब्रदर जी, यहाँ पर जो कल के जो लोग हैं वो वापस आ चुके हैं और जो यंग मास्टर है वो तुम्हारे साथ डुएल करना चाहते हैं, तुमसे फाइट करना चाहते हैं। तभी वो यंग मास्टर कुछ लॉन्डो को लेकर आ चुका होता है, पूरी गैंग को, और उसे धमकाते उससे कहने में लगा होता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के जल्दी से बाहर आ जाओ, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, अगर तुमने बाहर नहीं आए तो मैं तुम दोनों को यहीं पर मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल को मुझसे छुड़ाने के लिए, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अगर हिम्मत है एक बाप की औलाद है तो बाहर आ जा। और तभी हमारा एमसी अपने हाथ को पकड़कर बाहर आने लगता है तो एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये डुएल क्या चीज है। तभी यंग मास्टर चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता क्या, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी जंगल से आए हुए हो, तुम्हें पता भी है कि डुएल का मतलब क्या होता है, डुएल का मतलब होता है दो लोगों के साथ फाइट करना। तभी हमारा एमसी उस बोन की पावर को टेस्ट कर चुका होता है और कह रहा होता है उसको देखते हुए जो शाहू की जो बोन्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है,
उन्होंने मेरे जो चोट लगी हुई थी कुछ सेकंड पहले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड में हील कर दिया है, इससे कि मेरी जो फ्यूचर की चीज है वो काफी ज्यादा आसान होने वाली है, ये तो पक्का है। आज जब वो पूरी तरीके से हील हो चुका है तो उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम 1v1 मुझसे फाइट करना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो कौन यहाँ पर मुझसे सबसे पहले फाइट करने के लिए आना चाहेगा। जिसके कारण इस बंदे की पूरी तरीके से फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझसे दूर रहो, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि किस तरीके से डुअल किया जाता है। तो उसका सर्वेंट भी चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि हम तुमसे डुअल नहीं करने वाले हैं, जो तुमसे फाइट करने वाला है वो बंदा ऊपर है तुम्हारे। तभी हमारा एमसी ऊपर की तरफ देख तो एक बंदा उड़ते हुए इसकी तरफ आता है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और वो बताते हैं कि ये एक विजिटिंग सावंत है, वो भी जिनयांग एकेडमी से। और ये बंदा उड़ते उड़ते हमारे एमसी के सामने आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए सावंत येन। तो सावंत येन उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई मेरी मदद मांगी ताकि मैं इस बंदे से निपट सकूं, और मदद मांगने के लिए तुमने लॉर्ड लिंक के जेट पेंडेंट का इस्तेमाल किया था छोटे मोटे मैटर से निपटने के लिए। खैर जो भी हो, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तब मैं इस नेमलेस एक्सपर्ट से मिलना चाहूंगा, देखो तो इसे कितना ज्यादा पावरफुल है। एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखा होता है और सोच रहा होता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ये अभी भी आसमान से उड़ते उड़ते आया, इसके पास तो कुछ इतने ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स भी मौजूद है। तो वो अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मैं यिन वेई हूँ, एक सावंत हूँ जिनयांग एकेडमी से, और मैं तुम्हें यहाँ पर डुअल के लिए चैलेंज करने के लिए आया हुआ हूँ। जिसको देखकर एमसी को काफी ज्यादा पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है क्या मैं एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुका हूँ जहाँ पर ऐसे वॉरिंग स्टेट पीरियड में आ चुका हूँ जहाँ पर एडवांस मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ये शाओ की बोन्स मिल चुकी है, जो कि एक लेजेंडरी वेपन है, जो कि फैंटेसी गेम से मैंने जीती थी। अब मुझे जबकि मेरे साथ ये मौजूद है तो मुझे बिल्कुल भी डरने की किसी चीज से जरूरत नहीं है, भले ही वो इस वर्ल्ड की चाहे एडवांस मार्शल आर्ट ही क्यों ना हो। तभी सावंत यिन उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि मेरे साथ चैलेंज करने वाले हो, मुझसे फाइट करने वाले हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ एक पहला मूव करने के लिए। तो हमारा एमसी काफी एक्साइटमेंट से भरता है और उसकी तरफ एंगल बनाते हुए उससे कहने लगता है कि गेम में जो शाहोस की जो बोन थी वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो इफेक्ट हीलिंग करना ही नहीं था, बल्कि में वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव स्किल्स भी यूज करने के लिए काम आती थी। और तभी वो उन्हीं स्किल्स का नाम जुड़ते चिल्लाते हुए स्पिरिट लिबरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन भले ही कितने भी कोशिश कर ले वो टेक्निक काम ही नहीं कर पाती है और इससे पता चलता है कि शाहोस के बोन के पास सिर्फ और सिर्फ हीलिंग एबिलिटी और कोई भी नहीं। जिसको देखकर इसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, आखिरकार मेरी जो ट्रिक्स है वो काम क्यों नहीं कर रही। इतना बार बार ट्राई करने के बाद भी जब वो देखता है कि हमारे एमसी की कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, जिसको देखकर वो मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि कितनी ज्यादा स्लोपी मूवमेंट्स है, डिसऑर्गेनाइज्ड ब्लड और एनर्जी है। इसको देख साफ साफ पता चलता है कि इसने अभी तक अपनी फर्स्ट लेवल अर्थ सील स्टेज को भी अनलॉक नहीं किया है। तो मैं इससे आखिरकार फाइट करूं तो करें क्यों, मैं इससे फाइट करने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये बस एक ऑर्डिनरी बंदा है और इससे क्या ही मैं फाइट करूंगा बे। ये देखने के बाद ये यंग मास्टर काफी सरप्राइज होता है और उससे पूछने लगता है लेकिन हमने अपनी आंखों से खुद देखा था कि ये बंदा आसमान से नीचे गिरा था। तभी वो सावंत उड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने इस अकेडमीज के कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था हमारी इस स्टेट के। वह लोग काफी ज्यादा ब्रिलियंट है इस बारे में लेकर वो किस तरीके से आसमान में किसी सुगर को भी उड़ा सकते हैं कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, जो कि चीटिंग कहलाती है। और उड़ना आजकल कोई बड़ी बात नहीं हो चुकी किसी के लिए। अगर तुम्हारी टीम में कोई भी फर्स्ट लेवल के अर्थ सील स्टे कोई बंदा होगा, एक या दो बंदे भी होंगे, तो वो आसानी से इस सिचुएशन को झेलने में कामयाब रहेंगे। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना मैटर खुद ही संभालो, ठीक है ना। जिसको देखकर वो यंग मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है सावंतियन, प्लीज रुक जाइए। भाई ये बड़वा तो पूरी तरह से निकल चुका है बिना कुछ काम किए हुए। दूसरी तरफ हमारा एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक होता है और क्या लगता है ये तो काफी ज्यादा बुरी खबर है मेरे लिए। अभी के समय पर जो शाह की बोन है, वो शाह बोन्स की जो एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे हील कर सकती है। तभी यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या तुमने अभी भी इस बच्चे को सावंतियन को सुना बच्चे, उन्होंने कहा तुम्हें एक्सपोज कर दिया है कि तुम एक फ्रॉड ऑफ फ्रॉड, तुम्हें कोई भी अब दया नहीं दिखाने वाले हम लोग, तुम बस झूठे मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी नहीं। जिसको देखकर एमसी भी काफी घबराता है और उससे कहने लगता है क्या तुम कोई सपना अपना देख रहे हो, और मनी मन में कहने लगता है कि मुझे अपने ब्लफ को बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ पीछे जो भी कांड चलने में लगा हुआ है उस सारे के सारे कांड को लड़की देखने में लगी होती है और पूरी तरह से शॉक होती है और कह रही होती है कि अभी यहाँ पर ये सब क्या हो गया। और उसके पास जो वेपन होता है उसे भी कुछ सस्पिशियस नजर से दिखाया जाता है और कह रही होती है कि अब ये ब्रदर जी कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं है। दूसरी तरफ जी यंग मास्टर चिल्लाता है और कहने लगता है कि ये सावंत ने साफ साफ कह दिया है ये बंदा कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन इसके जो आसपास के जितने भी चेले होते हैं वो काफी घबराए होते हैं और कह रहे होते हैं लेकिन भले ही सावंत ने ये सब कह दिया है लेकिन वो गलती भी तो कर सकते हैं, आखिरकार ये बंदा कल खुद आसमान से जो गिरा था। तो हमारा
एमसी उसे घूरता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम अपने मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तुम सभी के सभी लोग काफी पूरी तरीके से डर चुके हो मेरे कल के फॉल के कारण, तो मैं इन्हें इस तरीके से डराने वाला हूँ, मनी मन में कहने लगता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है और उससे कहने लगती है कि ब्रदर जी आप ठीक तो हो? तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर कहने लगता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही चुका था कि ये जुआन किंग है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तभी उसके पास जो वेपन मौजूद होता है वो उसके पास लेकर आती है और कहने लगती है कि तुम आखिरकार इससे फाइट क्यों नहीं करने वाले हो? इस सामंत ने अभी अभी तुम्हारी इतनी पूरी तरीके से इंसल्ट जो कर दी थी, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दूं? तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। अगर आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ ही जाऊंगी, आई मीन तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और इतना भरोसा देखकर हमारा एमसी भी इसके चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और इस लड़की को सब कुछ सच सच बता देता है और कहने लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो इस बात से सच बात ये है कि मैं कोई सामंत वगैरह नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ और मैं इन सभी को बिल्कुल भी नहीं पीट सकता। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ब्लफ करने वाला हूँ, उनको झूठ बोलकर डराने वाला हूँ। और जब भी तुम्हें एक मौका मिलेगा तो तुम इस मौके का इस्तेमाल करना और यहाँ से पहली फुर्सत में भाग कर निकल जाना और तुम्हें एक भागने का मौका भी मिल जाएगा और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। ये बात सुनकर लड़की काफी देर तक शॉक हो जाती है और शॉक के मारे उसका मुंह फटा फटा रह जाता है। जैसा कि हमारे एमसी ने कहा था कि ये बिल्कुल ही ब्लफ करेगा इसके सामने और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो कल्टीवेशन की जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा आसान होती है? मैं बता दूं तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड होती है और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एक टैलेंट को मैं इस चीज यहाँ पर तबाह कर दूं। इसलिए मैंने अपनी ब्लड और एनर्जी को रिस्टेन कर रखा हुआ था ताकि मैं उस सावंत बच्चे को यहाँ से जाने दूं। अब तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम जैसे तुच्छ लोगों के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हारी चिंता क्यों करने लगा? उस बंदे का तो वो एक कल्टीवेटर था, लेकिन तुम तो एक तुच्छ से इंसान हो। मैं एक डिवाइन जनरल हूँ जो कि हेवन डिस्ट्रॉइंग अलायंस से, जो कि 15th ऑर्डर से बिलोंग करता हूँ, जुओ के ग्रैंडी से। मेरा नाम वांग जियाओ मिंग है। इसके इस तरह की ब्लफ सुनने के बाद सभी के सभी सर्वेंट पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, शॉक होते हैं, चल क्या रहा है। और हमारा एमसी भी इसको देखकर काफी खुश होता है, कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि मैं इन सभी को बेवकूफ बनाने में कामयाब है। और तभी पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि जुआन किंग अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बंदा पीछे मुड़कर देखता है तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक अटैक आता है जो कि सीधे जाकर उसके कंधे को काट देता है। और इसको देखने के बाद हमारे एमसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है और पता चलता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं जिस लड़की पर इसने इतना ज्यादा भरोसा किया था वही भरोसा तोड़ने वाली निकली। और हमारे एमसी का इस बंदी ने हाथ काट दिया, वो भी ऑन द स्पॉट, जिसको देखने के ये बंदी पूरी तरीके से शॉक हो रखी है। और तभी वहां पर हमें इसकी असलियत के बारे में पता चलता है। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था गाइस इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी उसे मार कर उसे कहने लगते कि अच्छा तो तुम एक फेक सावंत हो, मुझे लगा था कि तुम कोई एक्सपर्ट वगैरह होगे, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब नहीं किया। और यहीं पर हमारे एमसी का हाथ कटकर दूसरी तरफ गिर जाता है। तभी वो लड़की उस वेपन को उस आई मीन एमसी को काट कर उस वेपन को वहीं पर गिराती है और यंग मास्टर की तरफ भगती है और उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस किडनैपर से मुझे बचा लिया है यंग मर्क्यूरियस। अगर आज आपके लिए ये नहीं होता तो शायद मुझे इसको द्वारा ह्यूमिलेट कर दिया जा चुका होता बुरी तरीके से। और जो सारी की सारी सिचुएशन हो रखी होती है इन सभी को भी नहीं समझ में आ रही होती कि ये सब चल क्या रहा है भाई, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, इस लौंडिया ने इस बंदे का हाथ ही काट दिया पूरी तरीके से। और तभी वो लड़की अपने घुटनों के ऊपर टिक जाती है और यंग मास्टर से कहने लगती है ये जो बुरा बंदा है वो एक सावंत भी नहीं है, प्लीज बस इस बंदे को यहीं पर मार दीजिए। और अगर आप मेरी मदद करते हो इस बंदे को यहाँ पर मारने के लिए तो मैं आपकी सहायता और मदद करने के लिए तैयार हूँ और एक मेड सर्वेंट की तरह काम करने के लिए तैयार हूँ। और भाई इसकी रोने की जो एक्टिंग है भाई क्या लाजवाब एक्टिंग है। आप बताओ आपको क्या लग रही है इसकी एक्टिंग? भाई साहब इसने मतलब सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और हमारा एमसी का तो कतई यहाँ पर पोपट बन जाता है और वो सिर्फ गुस्से में देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और भरोसा कर ले भाई और कर ले, यही मिलेगा तुम्हें अगर इतना ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे तुम। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यंग लेडी, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। गाइस जल्दी से इस बंदे को इतने बुरी तरीके से मारना और इसकी बॉडी को फेंक देना कि कहीं पर इसका ट्रैक भी ना मिल चुका है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी का जो दूसरा हाथ है जिसमें वो शाहूस की बोन पड़ी होती है वो काटा था उस लॉर्डिया ने, तो इससे कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता। और जैसे ही वो यंग मास्टर का ऑर्डर सुनते हैं तो सभी के सभी लोग हमारे एमसी को बुरी तरीके से पीटने चालू करने लगते हैं जिसके कारण उसे काफी तो खून निकल पड़ता है और काफी चोट लगती है और वो अपनी जगह से वहां से मूव भी नहीं कर पा रहा हो। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने अभी क्या कहा था कि तुम हेवन डिस्ट्रॉइंग अलायंस से बिलोंग करते हो, तुम एक डिवाइन जनरल हो जो कि हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। ले भाई तुझे तेरी तो औकात दिखानी पड़ेगी। और हमारा एमसी अभी पूरी तरह से शौक में होता है, भाई लड़की का चक्कर बाहू भैया, लड़की का चक्कर, इसी चक्कर में इसकी ऐसी हो चुकी है। और मन ही मन में कह रहा होता है कि शिट मुझे जल्द से जल्द उस शाहू की बोन को रिट्रीव करना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो। और तुरंत वो अपने उस कटे हुए हाथ की तरफ बढ़ पड़ता है और कोशिश करता है कि मैं जाने की कोशिश पूरी तरीके से करूं और धीरे घसीट घसीट कर आगे बढ़ता है।
और जितने भी लोग होते हैं वो देखकर हंसते हैं और कहने लगते हैं कि इस बंदे को इतना रेंगते हुए देखो, कितना ज्यादा संतुष्ट मिलने में लगा हुआ है, ये कितना ज्यादा स्टबर्न है अभी भी। और इस कंडीशन को देखकर हमारे एमसी के सभी लोग बैट लगाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि जो 10 स्टेप से ये आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और हमारा एमसी ऑलमोस्ट अपने कटे हुए हाथ की तरफ पहुंच ही जाता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है कि ये बंदा ऑलमोस्ट 8 स्टेप क्रॉस कर चुका है ब्रदर जान, लगता है कि तुम ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हो। लेकिन हमारा एमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने हाथ की तरफ जाता है और कहने लगता है कि मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसकी पीठ पर जोरदार लात मार देता है, जिससे कि हमारा एमसी जमीन में धंस जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और काफी दर्द भी महसूस होता है। दर्द के बाद वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, लेकिन इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन बंदों को। और बंदा आकर कहने लगता है कि अगर मैंने तुमसे कहा है कि ये 8 स्टेप आगे जाएगा, तो इसका मतलब ये 8 ही स्टेप आगे जाएगा। जिसको देखकर सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि हे ब्रदर जान, लगता है कि तुम तो चीटिंग करने में लगे हुए हो, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ये बंदा जल्दी नहीं मर जाएगा क्या। लेकिन हमारे एमसी की हालत अभी भी खराब होती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा रहना चाहता, तो किसी तरीके से वो अपने हाथ की तरफ बढ़ पड़ता है और खिसकते वो फाइनली अपने हाथ के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो अपने हाथ को टच करने वाला ही होता। और तभी अचानक से वहां पर जोर जोर से डम बडम बडम ऐसी ऐसी आवाज आने लगती है, जिसको देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। लेकिन ये जो मार्शल आर्टिस्ट है वो ये बात समझ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जिस तरीके से जो आर्टिस्ट आवाज निकालने में लगी हुई है और एनर्जी और जो ब्लड से भरी पड़ी होती है, सिर्फ तभी ये आर्टरी इस तरीके से आवाज निकालती है। और जो हार्ट बीट है उसका साउंड इतना तेज आता है जैसे कि थंडर गुजरने में लगी हुई हो। तभी ये बंदा कुछ नोटिस करता है और तभी नोटिस करता है कि हमारा एमसी फाइनली वो अपने हाथ तक पहुंच चुका है और वो अपने हाथ को रीअटैच कर लेता है और उसके शरीर से वह आवाज आने में लगी हुई होती है और उससे पता चलता है कि इसने फाइनली अपनी अर्थ सील को अनलॉक कर लिया है फर्स्ट लेवल के। हमारा एमसी अपने हाथ को रीअटैच कर लेता है, जिससे कि वो शाहबोन एक्टिवेट हो जाती है और वो हील करना वापस से चालू कर देता है। और जैसे ही उसका हाथ पूरी तरीके से अटैच हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और काफी गुस्से में नजर आने में लगा हुआ है हमारा एमसी अपना बदला लेने के लिए। धीरे धीरे कर वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद किसी ज़ोंबी की तरह लगने में लगा हुआ है इसकी हालत, जिसको देखने के बाद वह सभी के सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर यान, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कितनी वियर्ड बात है कि आखिरकार हमें इस बंदे को तुरंत मार देना चाहिए। तभी इसका ब्रदर यान जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता तो सबसे पहले तो वो अपनी पावर से एक्टिवेट कर लेता है और उससे कहने लगता क्या हुआ, क्या होगा अगर तुमने अर्थ सील स्टेज की लेवल 1 को अनलॉक कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी आज मेरे हाथ से मरने वाले हो। और जैसे ही वो हमारे एमसी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और घबराते हुए चिल्लाते हुए मारते बराबर रेगुलर बैक टू बैक मारते हुए कहने लगता है कि मैं भी तो एक फर्स्ट लेवल पर हूँ अर्थ सील स्टेज के, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारने में कामयाब रहोगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से मसल कर रख दूंगा, क्योंकि जो मेरी आयरन एंड स्टोन की जो मेरी फिस्ट है मैं उनको भी तोड़ सकता हूँ अपने फिस्ट का यूज करके, तो तुम तो बस एक इंसान हो। लेकिन तभी हमारा एमसी जोर जोर से मुस्कुराने लगता है और पता चलता है कि उसे तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ इतनी मार खाने के बाद भी, और जिसे देखकर वो सामने वाला ब्रदरियान घबरा जाता है। अब हमारे एमसी ने इतनी मार खा ली है तो अब उसके भी मारने की बारी मिलेगी, भाई सबको बराबर मिलना चाहिए ना। लेकिन हमारा एमसी सिर्फ और सिर्फ एक पंच मारता है उस ब्रदरियान के और उसी ही एक पंच में वो बंदा सीधे दूर जाकर गिरने लगता है। तो लिटरली में गाइस जितने भी लोग होते हैं उसको देखकर काफी घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। हमारा एमसी मुस्कुराते उनकी तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद हमें देखा जाता है कि हमारे एमसी ने उन सभी को बुरी तरीके से पीट दिया होता है, जिसको देखकर वहां का जो स्टूवर्ड है वो घबरा जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस इन सब अपने यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करने में लगा हुआ था। वो सारी की सारी जो गलती थी वो उस बिच की थी, उस लड़की की थी जिसने हमारे यंग मास्टर को सीड्यूस किया था और तुम्हें बैक स्टेप किया और तुम्हारे हाथ को काट दिया। अगर तुम मेरी जान यहाँ पर बख्श देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें यंग सिटी में लेकर जाऊंगा और तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा अपने यंग मास्टर को। शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो मेरे यंग मास्टर हैं वो एक बहुत ही ज्यादा काफी फेमस एरिस्टोक्रेट फैमिली से आए हुए हैं यंग सिटी में और उन्हें काफी ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम जैसे एक लोली, तुम अगर उस लेली मेड सर्वेंट के बारे में बात करो तो वो उसके साथ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो वो तुम्हें तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम एक हीरो हो हीरो। ये देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जिसको देखकर वो घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि तुमने अभी अभी ब्रदरियान को मार दिया जो कि फर्स्ट लेवल पर थे अर्थ स्टेज के, वो भी एक सिंगल पंच में। अब यहाँ पर सबसे पता चलता है कि हमारा जो यंग मास्टर है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकते, जिसको सुनकर एमसी काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ये ट्रिक काम करने वाली है। ये देखकर इस बंदे की कभी फट जाती है और कहने लगता है कि प्लीज यंग हीरो मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारा एमसी माफ नहीं करता और उसे बुरी तरीके से पीटना जारी रखता है और सभी को धोने के बाद पीटने के बाद वहां से आगे बढ़ता है और काफी थक चुका होता। आखिरकार इन सभी से तो बदला पूरा हो चुका है, लेकिन अब समय आ चुका है उन भड़वों से बदला लेने का। लेकिन तभी वो थोड़ा सोचता है शांत होकर और कहने लगता है क्या मैंने यहाँ पर अभी अभी उस अर्थ सील या फिर वॉट एवर इन्होंने जो भी नाम कहा था वो भी क्रेजी चीज थी, ये सब
कहा था कि मैंने उसे अनलॉक कर लिया है क्या, और इतनी पावर आ गई कि मैंने सभी को अकेला पीट दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मुझ में इतनी पावर आई है, वो इस शाहू बोन्स के कारण आई है? इस बात से ये पता तो चलता है कि ये काफी पावरफुल आइटम है, लेकिन इस वक्त ये काफी गुस्से में होता है और क्या लगता है कि वान जुआन किंग, तुम योंग सिटी में गई हो ना, ठीक है, मैं एक कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा, और तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो फाइनली हमारा एमसी उन भड़वों से अपना बदला लेने के लिए जा रहा है। तो क्या लगता है गाइस, किसका चक्कर लगता है, क्या होगा इसके साथ? जी फिर से वापस से इसका दिल पिघल जाएगा? खैर वो सब तो एक अलग मैटर है। तभी दूसरा दिन गुजरता है और हमारा एमसी चलते लगता है रास्ते में सिटी की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा एमसी इस वर्ल्ड में एक नया बंदा है, इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलते चलते काफी तो थक चुका होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे अचानक से, जब से मैंने उस अर्थ सील या फिर जो भी चीज है उसे अनलॉक किया है, तो मेरी जो भूख है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो एक पत्थर से टकरा कर सीधे जमीन पर गिर जाता और सीधे एक खाई से नीचे गिरने लगता, और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और सीधे जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है और सीधे कहने लगता है, भाई साहब मैं भूखा हूँ, कोई तो मदद कर दो। तभी उसे किसी चीज की चलने की आवाज आने लगती है, इसको देखकर वह कंफ्यूज होता है और सामने से एक अजीब से गाड़ी को आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग भी होते हैं। और इन्हें देखकर हमसे पता चलता है कि ये सभी के सभी लोग किसी बढ़िया फैमिली से आए हुए हैं और किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी उनका जो गार्ड है वो चिल्लाते हुए सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ, ये जंगल का इलाका है जो कि काफी तो डेंजरस हो सकता है तुम सभी के लिए। और जैसे ही वो लोग हमारे एमसी के सामने से गुजरते हैं तो वो देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी ज़ॉम्बी की तरह जो लगने में लगा हुआ है। और तभी जो घोड़ा है वो उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके कारण ये बंदा अपने घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाता, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कौन है भाई यहाँ पे। और हमारा एमसी भी उसे देखकर शौक होता है, उससे कहने लगता है कि तुम कहीं साथ मेरे साथ मजाक तो नहीं करने वाले, भाई इस घोड़े ने मेरी बैंड बजा दी। और तभी घोड़ा हमारे एमसी को पीट कर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है और सभी की जो कार्बन है वो वहीं पर रुकना पड़ता है उन सभी को। तो यहीं पर उनमें से कोई पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों रख रहे हैं। तभी एक मेड को दिखाया जाता है जो कि किसी को बताती है और कहने लगती है कि एक बंदा हमारे कार्बन के साथ हमारे घोड़े के सामने आ गया, जिसके कारण घोड़े ने उसको कुचल दिया और वो बेहोश होकर इंजर्ड होकर वहीं पर गिर चुका है। यंग मिस्टर, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये बंदा एक बेवकूफ था जो कि मरना चाहता था, जो कि घोड़े के सामने आ गया। हम इसको थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हैं और इसे यहाँ से भगा सकते हैं, कैसा लगा कि हम इसके पास थोड़ी सी मदद कर दे तो। तभी यंग मिस्ट्रेस बाहर आती है और कहने लगती है कि इस तरीके से काम नहीं करने वाला। इसको देखकर लगता है कि इसने हमें रोकने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, तो शायद हमें हमारी जरूरत होगी इस बंदे को। सबसे पहले तो जाकर मुझे देखने दो कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तभी मेड एक अजीब सा स्टूल लेकर आती है और उससे कहने लगती है कि यंग मिस्ट्रेस जरा एक मिनट रुकिए, आप यहाँ से गिर जाओगी। लेकिन वो स्टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाती और उसकी यंग मिस्ट्रेस नीचे गिर जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी हमारे एमसी की हालत खराब होती है और वो कह रहा होता है, भूख लगी है यार, कुछ तो खाने के लिए दे दो यार इस गरीब को, और भाई मुझे कोई सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और तभी जो यंग मिस्ट्रेस है वो हमारे एमसी के पास बढ़ती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक नोज ब्लीड है, आप मुझे रास्ता दे सकते हो। और तभी हमें यंग मिस्ट्रेस को दिखाया जाता है इस पूरी की पूरी चीज में पहली बार, जिसके नाक से खून निकलने में लगा हुआ है, जो कि उस सवारी से या फिर जो भी होती है वो उससे गिर रही होती है, मतलब उतर रही होती है और वहां से गिरकर उसकी नाक फूट जाती है और वो हमारे एमसी के ऊपर आकर बैठती है और उससे ऊपर नहीं, सॉरी गाइस, पीछे की तरफ से आकर बैठती है और उससे घुरकर उससे पूछने लगती है कि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे इस तरीके से रोकने में जो लगी हुई हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही बड़ा रीजन होगा, तुमने हमें इस तरीके से जो रोका है, तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी हमारा एमसी बोलने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। इसको देखकर इसके पूरे के पूरे होश उड़ जाते हैं यंग मिस्ट्रेस के और सरप्राइजिंगली खड़ी होती है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुमने हमारे कॉलेज को इसलिए रोका होगा कि कहीं तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी स्टोरी होगी अपना बदला लेने के लिए उन प्रोटोगनिस्ट की तरह जो कि उन कहानियों में बताया जाता है। खैर अब मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। लुई तुम जल्दी से जाओ और इस बंदे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो लुई मेड उससे कहने लगती है, लेकिन जो भी तुमने खाने के लिए राशन बचा हुआ था और वो सारी की सारी जो सर्विंग्स थी वो सभी के सभी उन भूखे रिफ्यूजीज को दे दी है यंग मिस्ट्रेस आपने, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये देखकर यंग मिस्ट्रेस बोलने लगती है कि अच्छा तो अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी वो अपने सीने में हाथ डालती है और कहने लगती है खैर भूल जाओ इसके बारे में, जिंदगी बचाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी हमें पता चलता है कि भाई साहब उसने तो अपने उस जगह से बिल्कुल बन निकाल लिया, बन। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी उसका जो शेप था ना वो बस एक नकली शेप था, उसने वहां पर बन लगा कर रखा हुआ था दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, और हमारे व्यूअर्स पूरे बेवकूफ बने भी गए। और इस तरीके से जब वो उसकी मेड देखती तो शौक होते चिल्लाते कहने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार आपको देखकर मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा था, तो आपने अपनी चेस्ट में बंस छुपा कर रखे हुए थे। तभी वो यंग मिस्टर से कहने लगती है कि तुम चिल्लाना बंद करो, आखिरकार क्या गलत है कि अगर एक लड़की प्रिटी दिखना चाहती है दूसरे के सामने तो। लेकिन मेड कहने लगती है कि मास्टर ने आपको साफ साफ मना किया ये सब करने के लिए। तो यंग मिस्टर कहने लगती है कि ये बस एक गलत फहमी है तुम्हारी, एक गलत ऑर्डर है, तुम्हें इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।
एक तरफ ये दोनों के दोनों बहस कर रहे होते कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या भूल जाओ, और हमारा एमसी की कह रहा होता है कि तुम इस तरीके से बहस करना बंद करो, मुझे भूख लगी है। यहाँ पर यंग मिस्टर अपनी मेड को समझाते हुए कहने लगते कि जो मेरे फादर है वो बस थोड़े बहुत जबरदस्ती करने में लगे हुए हैं। ये बस एक नॉर्मल बात है कि एक लड़की अपने फिगर को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहती है। तो अब जबकि इनकी जो बहस है वो काफी देर से चलने में लगी हुई थी, हमारे एमसी के सामने खाना पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुरंत उस यंग मिस्टर के ऊपर जाकर कूद जाता है उसे खाने के लिए। और इस पोजीशन को देखकर अपने आप पर वह कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया। इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आखिरकार ये क्या सब करने में लगा हुआ है। और पता चलता है कि हमारा एमसी उसके ऊपर इसलिए कूदा था ताकि उसे वो खाना हो, वो तो आप सभी को वैसे ही पता है। और तुरंत उस बन को किसी जानवर की तरह खाने में लगा हुआ होता है। ये देखने के बाद यंग मिस्टर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसके सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उससे क्या लगता है कि बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसी है हमारी यंग मिस्टर्स को इस तरह से चोट पहुंचाने की, जल्दी से उसके ऊपर से हट जाओ। जिसके कारण उसके गर्दन पर जो स्वॉर्ड रखी थी उससे खून निकल पड़ता है और वह सभी के सभी गार्ड चारों तरफ से स्वॉर्ड से उसे घेर लेते हैं। और गार्ड चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जल्द से जल्द हमारे यंग मिस्टर से इमीडिएटली बाहर हट जाओ फटाफट से। जरा इस ठगी को देखो तो जरा, हमारे यंग मिस्टर को छेड़ने में लगा हुआ है, लगता है इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। तभी हमारा एमसी उन सभी को समझाता है और उन सभी से कहने लगता है कि अगर तुम इस तरीके से अपनी स्वॉर्ड को मेरी गर्दन पर रखे रहोगे तो मैं यहाँ से कैसे उठूंगा। तभी यंग मिस्टर्स अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगती है कि अपनी स्वॉर्ड इसकी गर्दन से हटा लो, ये कोई बुरा बंदा नहीं है। जब जो दा हुआंग जिंदा था उस समय पर उसे भी ऐसे ही खाना चुराकर काफी ज्यादा पसंद आया करता था और वो भी लोगों पर ऐसे ही कूद पड़ता था खाने के लिए। और उसके पास जो दूसरे वाले बूब्स भी होते हैं, दूसरा वाला जो बन होता है, वो उस पर भी हाथ डालकर निकालते हैं। उससे कहने लगती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा भूखे होगे और तुम्हें एक से पेट नहीं भरने वाला। जब हमारा एमसी उससे सुनने लगता है, उसकी हरकतें देखने लगता है, तो वो उससे कह रही होती है कि दावांग तुम एक और ले सकते हो। तो एमसी कहने लगता है कि दावांग किसी कुत्ते का नाम नहीं लगता, ये मुझे कुत्ता कह रही है, हैं? ये सब क्या चल रहा है भाई। और थोड़ा पोड़ा खाने के बाद वो यंग मिसेस कहने लगती है कि मैं सिर्फ अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्रेस्ट दो ही बंस लेकर आई थी। अब जरा का सारा जो राशन है वो प्रॉपर्ली खत्म हो चुका है, अब तो मैं खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। खैर वो सब छोड़ो, मेरा नाम शांगली है, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है डाहुआ। तभी वो मेड चिल्लाते हुए कहने लगता है यंग मिस्टर ऐसे ही आप अजनबियों को अपना नाम नहीं बता सकती। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरा नाम जी क्विंग है और आपने जो मेरी इतनी मदद की है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर मुझे एक बार फ्यूचर में मौका मिला तो आपको डी पे जरूर करूंगा। और दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारा एमसी बंस को खाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं एंशिएंट टाइम्स में जो कि दूसरों की मदद करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फ्यूचर में इसे जरूर देखूंगा और उसका जो बदला है इसके ब्रिस्ट का इसके बंस का सॉरी गलती से निकल गया यार, मेरे नहीं उसके मुंह से, उसका बदला मैं जरूर रीपे करूंगा। ओ शिट, मैं तो इसके बारे में भूल गया कि आखिरकार योंग सिटी जाने का रास्ता कौन सा ये पूछना। तभी हमें 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी एक बार फिर से उनसे लोगों जाकर मिल जाता है, जिसे देखकर वो यंग मिस्टर पहचान लेती है और कहने लगती है कि दा हुएंग मुझे इस बात का भरोसा नहीं होता कि हम दोबारा मिल चुके हैं। हम तो वैसे भी यहाँ पर एक छोटा रास्ता लेकर निकलने वाले थे ताकि हम जल्द से जल्द पास की काउंटी में जाकर फूड स्टोर कर सके, लेकिन तुमने पैदल पैदल चलकर हमारे सामने आ गए, वो भी इतनी जल्दी। उम्मीद नहीं थी मुझे इस बात की। लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे एमसी पर डाउट होता है तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम काफी ज्यादा सस्पिशियस हो, हमें इस तरीके से फॉलो करने में लगे हुए, तुम्हारा आखिरकार इरादा क्या है, क्या हमें इसे मार देना चाहिए। तो एमसी कहने लगता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि मैं उसी डायरेक्शन में जाने में लगा हूँ जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो। तो यंग मिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में योंग सिटी जा रहे हो, हम भी तो योंग सिटी में जाने में लगे हुए हैं, तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, हम तुम्हें मदद कर सकते हैं राइड करने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो एमसी है फाइनली इन यंग लेडी शांगली के द्वारा उन्हें इनवाइट कर लिया जा चुका था योंग सिटी जाने के लिए। और मुझे इस बारे में इस बात का भी पता चला कि ये जो एरा है उसकी हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर मैंने अपने रियल वर्ल्ड में जो हिस्ट्री पढ़ी थी ये उससे पूरी तरीके से अलग है। मैंने कई सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और जो पीपल इन्वॉल्व थे वो सब तो सेम थे, लेकिन जो आउटकम थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर एक किंग को मारने के लिए असैसिन भेजा गया था 500 ईयर्स पहले, जो कि क्वीन के किंग हुआ करते थे यिंग जैंग, और फिर असैसिनेट कर दिया गया था एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट बड़े मास्टर के द्वारा, मोहिस्मी के द्वारा, जिनका नाम जिन के था, जो कि जिनयांग सिटी में था। लेकिन जिससे पहले कि जो किंग क्वीन है वो मारे जाए, उन्होंने भी एक बहुत ही भयानक अटैक कर दिया था उसके जाके जिन के हार्ट मर्डर्स को चोट पहुंचाने के लिए। और इस तरीके से जिनके एकदम इतने नजदीक पहुंच चुका था कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। खैर इस बात का तो मुझे भी डाउट है कि ये मेल है या फीमेल है इस बारे में कि जिनके। खैर तभी वहां पर एक असेंट्रिक वहां से गुजरने में लगा हुआ था जिसने अपने बालों को टकला कर रखा हुआ था, एक भी बाल नहीं थे, और उसने एक अजीब से बीट के साथ उसके पास आया जो कि उड़ने में लगा हुआ था छोटे छोटे विंग्स के साथ, और जो आसमान से उड़कर उस जिनके को बचाने के लिए आया, और वह उस समय से वहां से गायब हो चुके हैं और दुनिया में कभी अपीयर नहीं हुए। और इसी तरीके से टायरेनिकल क्वीन की स्टेट की वहीं पर खत्म होती है और वो जिस तरीके से चाइना को यूनिफाई करने वाला था वो नहीं
नहीं कर पाया और जो फ्यूडरल वासल वाला जो वॉर थी वो चलना स्टार्ट हो गई। 7 स्टेट कंटिन्यू कर एक दूसरे से फाइट करना और आज तक जो सिचुएशन बन रही है वो चल रही आ रही है। तभी नाइट का जो समय होता है वो उन्हें आराम करने का समय होता है, जहाँ पर उसे सक्सेसर के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो कहने लगता है जो जिनके था वो असैसिनेशन में कामयाब रहा था क्वीन एम्परर को मारने के लिए 500 ईयर्स पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सक्सेस हो चुका है। और उसी तरीके से जो क्वीन शी हुआंग था वो भी अब यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। आखिरकार वो बाल्डी था तो था कौन? मुझे जहाँ तक याद है हिस्ट्री में ऐसा कुछ तो कभी भी नहीं हुआ था। तो यंग मिस्ट्रेस एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार जो क्वीन शी हुआंग है वो है कौन? क्या ये कोई ऐसा बंदा जिससे तुम जानते हो दा हुआंग? तो हमारा एम्स थोड़ा घबराता है और उससे कहने लगता है कि तुम ऐसा कह सकती हो लेकिन हम इतना क्लोज भी नहीं है। तभी उसकी मेड उसे बताती है और कहने लगती है कि ये काफी लेट हो चुका है यंग मिस्ट्रेस, आपको जाकर आराम करना चाहिए कैरेज में और आप ज्यादा सो जाइए। तो वो कहने लगती है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मैं काफी बोर्ड महसूस कर रही हूँ। मुझे ये पिट पॉट खा खाकर पिच पॉट खा खाकर मैं काफी बोर हो चुकी हूँ अब आप अपनी इस जर्नी से। काश मेरे पास यहाँ पर नोवेल्स होती रीड करने के लिए, हमारा भी टाइम पास हो जाता। अभी भी हम वही करने में लगे हुए गाइस, लेकिन आप फिर भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार, फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बुरा तो लगता है यार हमें भी। तो एमसी भी उससे कहने लगता है कि नोबस क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम स्टोरी सुनना चाहती हो, कहानी सुनना चाहती हो? अगर वाकई में ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी सुनाऊं, शायद तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ 7 कैलाबस वॉरियर्स के बारे में। और तभी हमारा एमसी उन्हें कहानी सुनाना चालू करता है। तो भाई मैं तो कहानी सुनाने वाला क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही उन कहानी के बारे में। राइट टाइम तो उन्होंने कहानी सुनाई, समय गुजरता है, कहानी फिर भी चलती रहती है और वो अपनी जर्नी की तरफ भी जाते रहते हैं, लेकिन हमारा एमसी रुकता नहीं है और वो कहानी के एक पार्ट को सुनाने में लगा हुआ होता है जो कि बताता है किस तरीके से एक डीमन नीडल, हेवनली डीमन नीडल्स का इस्तेमाल किया था उसे मारने के लिए, जी वे के एक्यूपंक्चर्स को पॉइंट। खैर इसके बारे में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, तो मैं इसे ड्रॉप आउट कर दूंगा क्योंकि इसके द्वारा जो कहानी सुनाई गई है वो पूरी तरीके से टोटली अनरिलेटेड है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। और इस इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से जब वह कहानी सुनाता है तो यंग मिस्ट्रेस काफी तक खुश होती है और उससे कहने लगती है ओ इस बार की जो टी है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं रही है, जाओ और जाकर इससे अपनी प्यास बुझा लो। और कहानी को सुनकर वो काफी तो उसमें इमर्स हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि जो नर्स रॉन्ग है वो काफी तो अमेजिंग थी। आई मीन कोई एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर जो कि काफी तो ओवर पावर थी, धांसू जो कि अपने दम पर एडवेंचर कर रही थी। और जैसे ही वो यंग मिस्ट्रेस उसे कुछ पीने के लिए दे रही होती है वो काफी क्लोज जाता है तो पीछे से उसका सर्वेंट उसे खींच लेता और काफी गुस्से वाली नजरों से उसे घूरना जारी रखता है और कह रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा कमजोर है, आई मीन काफी ज्यादा छोटी है, तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए और यंग मिस्ट्रेस से अपना डिस्टेंस जितना हो सके उतना बनाए रखना। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जगह इतनी छोटी नहीं पड़ती अगर तुम यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते तो। तब वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक अजनबी को जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता यंग मिस्ट्रेस के साथ कैसे बैठने दे सकता हूँ, जिसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अननोन ओरिजिन? मैं तुमसे कहा था ना कि मैंने अपने दिमाग पे हिट कर दिया था जिसके कारण मेरी मेमोरीज खो चुकी हैं, मैं बस भूल चुका हूँ, मैंने तुमसे नहीं बताया पहले क्या? तभी यंग मिस्ट्रेस पीछे से वापस से चिल्लाती है और उससे कहने लगता है कि डा हुआंग स्टोरी टाइम वापस से आ चुका है। तो एमसी भी उसकी बैंड बजाता है और उसे चढ़ाते उससे कहने लगता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो यंग मिस्ट्रेस है वो मुझे अपने साथ रखना चाहती है और मेरी स्टोरी सुनना चाहती है। मुझे पता है कि ये काफी तक क्रैम्प्ड हो चुकी है, जगह काफी छोटी पड़ रही है, जिसको देखकर उसका सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है कि लेकिन जो यंग मिस्ट्रेस है मैं अभी भी उनके बारे में चिंता करने में लगा हुआ हूँ। तभी उसकी मेड भी पीछे से बोल पड़ती है, उससे कहने लगती है कि क्या ना आप हमें यहाँ से छोड़कर चले जाओ ब्रदर भी, मैं यहाँ पर वैसे ही मौजूद है ना तो आपको चिंता करने की जरूरत है। स्ट्रेट हो जाता है और कहने लगता है कि अब जहाँ तक तुम भी ये कहने में लगी हुई लुई हुई, मुझे बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई। तभी हमारा एमसी उसको पहचान लेता है इस तरीके से बात करते हैं उस मेड के साथ और समझ जाता है और कहने लगता है कि अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें मेरी इस स्टोरीज में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने में लगा हुआ है स्टीवर्ड वे, मैंने सही कहा ना? ये देखकर वो काफी ज्यादा ईगोइस्टिक होता है और काफी गुस्से में आकर बाहर निकलता है और कहने लगता है कि हाँ किसने कहा था कि मुझे तुम्हारी इस फालतू की स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट आने में लगा हुआ है। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वह सभी के सभी काफी ज्यादा वीक है, वीक यानी कि कमजोर है। बात करें उस डीमन क्वीन के बारे में, डीमन क्वीन वेट नर्स के बारे में जिसका नाम रॉन्ग था, वो डेफिनेटली मानना पड़ेगा उन्हें मेरे लिए हंसाना काफी ज्यादा आसान है, मैं उन्हें पूरी आसानी से हरा सकता हूँ। जिसको सुनकर वो मिस्ट्रेस बताती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदा सही तो कह रहा है, अगर उनकी जो इनविजिबल पावर के बारे में बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्टोन को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो काफी तक कमजोर है। खैर वॉट एवर, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कैरेक्टर है वो कमजोर है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो स्टोरीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो मेड भी कहती है कि कुछ समय पर जो स्टोरीज होती है वो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में वो भी काफी ज्यादा मजेदार होती है, लेकिन जब हमारा एमचू के इस बारे में पता चलता है तो वो काफी शौक से भर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस दुनिया के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा
पावरफुल है क्या? क्या मुझे यहाँ पर स्पिरिट मास्टर के बारे में बताना चाहिए जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ब्लड प्रिजन का बंदा था? खैर वो सब तो एक स्टोरीज के बारे में कैरेक्टर्स थे जो कि हमने अभी नहीं सुनी है। तो हमारी जो मिस्ट्रेस है उसके पास आती है, उससे कहने लगती है खैर वो सब छोड़ो, तुम आगे बढ़ो डाओ वांग, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार जो लिन दी यू है और जो वोल्डेमॉर्ट है, क्या वो एक दूसरे के साथ प्यार में पड़कर अंत में आकर उन लोगों का जो रिलेशनशिप था वो फिनिश हुआ या नहीं हुआ? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है यार प्लीज यंग मिस्ट्रेस प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरा नाम दाओ वांग नहीं है, मेरा नाम जी क्विंग है, जी क्विंग। और तभी वो यंग मिस्ट्रेस को देखो भाई, वो कितना क्यूट सा चेहरा बनाती है और उसके सामने किसी पप्पी की तरफ बैठ जाती है और उससे कहने लगती है क्या मैं तुम्हें नहीं कहकर बुला सकती, लेकिन मुझे बाकी में ये नाम पसंद आया दाओ वांग। और हमारा एमसी वापस से लड़की के चक्कर में फंस जाता है। बाबू भैया इसको कितना समझाया लेकिन मानता ही नहीं है रे बेड़ू। तभी हमारा एमसी कहता है खैर भूल जाओ, अब तुमसे एक छोटी सी बच्ची के साथ फालतू में आर्ग्यू करना मेरे लिए सूट नहीं करता। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे और द स्टोरी सुनाओ डायोन। और जब उनकी स्टोरीज टाइम चली रही होती है तभी उनकी कैरेज का जो पहिया एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण हमारी जो छोटी सी यंग मिस्ट्रेस है वो हमारे एमसी के ऊपर जाकर कूद जाती है और वो उसके ऊपर जाकर गिर जाती है तो एमसी को चोट लगती है। जिसको देखकर उसकी मेड उसे उठाती है और उससे पूछने लगती है यंग मिस्ट्रेस क्या तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? तभी वो उससे पूछने लगती है यंग मिस्ट्रेस मैं तो ठीक हूँ, लेकिन डाओ वांग क्या तुम ठीक हो? लेकिन हमारा एमसी घबराते उससे कहने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं काफी तो मजबूत बंदा हूँ। तभी हमारा एमसी वहां पर नोटिस करता है रुकते और कहने लगता है कि हम अचानक से क्यों रुकने में लगे हुए हैं, कि हम यंग सिटी की तरफ पहुंच चुके हैं क्या? तभी मेड उसे बताते उससे कहने लगते कि नहीं अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम कुछ आराम करने के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं। यंग मिस्ट्रेस उससे कहने लगते कि अच्छा मुझे अभी याद आया डाओ वांग, आखिरकार तुम यंग सिटी में क्या करने वाले हो? तो हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं बस इधर उधर देखने वाला हूं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो हिसाब है वो भी बराबर हो जाएगा वहां पर। ये सुनकर वो मिस्ट्रेस पूछती है कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आया, तो तुम यहाँ पर अपना पेपर लेने के लिए जा रहे हो? तो मेड भी देखकर सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हें अभी भी इस बारे में याद है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हुए हो। तो यंग मिस्ट्रेस कहने लगती है कि मुझे इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि दाओ युंग के पास उसका काफी ज्यादा उधार होगा। जिसको सुनकर एमसी घबराने लगता है और पीछे मुड़कर देख, और जैसे ही हमारा एमसी उस खिड़की से बाहर निकलकर देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि सामने वहां पर सिर्फ वही लोग बैठे हुए दिखाई जाते हैं जिन लोगों ने हमारे एमसी को काट पीट कर मारकर छोड़ दिया होता है। और उसे देखकर वो काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है यार। दूसरी तरफ जो स्टूवर्ड होता है, आई मीन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो वहां पर ऑर्डर करने के लिए जाता है और कहने लगता है कि हमारे लिए हॉट वाटर और फूड का इंतजाम करो और इस स्क्रब जो हॉर्स है उसे भी क्लीन कर देना। जिसको देखकर वो ओनर काफी स्माइल मारता और कहने लगता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, हम डेफिनेटली आपके लिए जो चाहे वो रेडी कर सकते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड कुछ नोटिस करता है कि हमारा एमसी बाहर निकल रहा होता है और जब एमसी बाहर निकलता है तो यंग मिस्ट्रेस पूछने लगती है कि डाओ वांग तुम कहां पर जाने में लगे हुए हो? हम तो अभी तक उस यंग सिटी के आउटस्कर्ट पर नहीं पहुंचे, आई मीन यंग सिटी पर नहीं पहुंचे हैं, हम उसके आसपास इलाके में पहुंचे हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं एक अकाउंटेंट से मिल चुका हूँ, एक साथी से मिल चुका हूँ, तुम बस इस तरीके से प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण किसी परेशानी में फंस जाओ। जिसको सुनकर वो जो यंग मिस्ट्रेस होती है वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है और पूछ पड़ती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं प्रिटेंड करूं? तो एमसी जाते जाते उससे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे पहले कि हम लोग अलग हो जाएं। और एक स्टोरी है जिसमें मैं पेबैक के बारे में बात करने वाला हूँ, एक पोयम। अगर तुम इस पोयम को सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी काफी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ पड़ता है और एक बहुत ही ज्यादा भया अच्छी पोयम सुनाने लगता है। वो पोयम काफी ज्यादा लंबी है लेकिन मैं इस पोयम को नहीं सुनाने वाला क्योंकि वो जो फीलिंग है ना वो पोयम के साथ मैं ला नहीं सकता, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। दूसरी तरफ हमारा एमसी पोयम से सुनाकर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी ये यंग मास्टर को दिखाया होता है जो कि काफी गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार जो ब्रदर यान है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से मुझे इंतजार क्यों करवाने में लगे हैं, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। और जो जुआन को ये वो भी यहाँ पर नहीं आई है वहां से नहाने के बाद इतने समय से, मैं काफी ज्यादा बोर्ड महसूस कर रहा हूँ। तभी सर्वेंट कहने लगता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए यंग मास्टर, क्यों ना आप मुझे ऑर्डर दें और मैं उसे जाकर जल्दी जल्दी यहाँ पर आने के लिए कहूँ। तो तभी वहां पर जो हॉर्स होते हैं वो अजीब तरीके से बिहेव करना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर यंग मास्टर काफी शौक होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरे घोड़े के साथ क्या हुआ है, ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, इसे चोट मत पहुंचाना ठीक है। तभी वहां पर एमसी इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे कहने लगता है कि मैं जी क्विंग हूँ, एक नोबडी, और मैं यहाँ पर अपना पेमेंट वापस लेने के लिए आया हुआ। और जैसे ही हमारा एमसी उस बंदे को देखता है, आई मीन वो बंदा हमारे एमसी को देखता है तो पूरे के पूरे पसीने पसीने हो जाता है और कहने लगता है क्या क्या हमने अभी भी कुछ नोटिस नहीं किया था कि तुम्हारा जो आर्म था, तुम्हारा जो हाथ था, उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, तो आखिरकार तुम ठीक कैसे हो गए? और वो घबराते हुए ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और उस बंदे को टेक डाउन कर लो और उसे यहीं पर हरा दो। और सभी के सभी लोग उसके गार्ड अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन हमारा एमसी तो पूरा आग बबूला हो रखा है गुस्से में कतई और कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ और जस्टिस दिखाऊंगा, इंसाफ तो मिलना ही चाहिए मुझे। और जैसे ही उनकी उन गुंडों के साथ फाइट होती तो हमारा एम उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और एक जोरदार पंच मारता है उस बंदे के, और एक ही पंच में वो उस बंदे को काफी दूर जाकर फेंक भी देता है।
जब ऐसा हो रखा होता है तभी पीछे से एक बंदा आता है और एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और छोटे मोटे चोट छोटे मोटे अटैक से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती और मुस्कुराता है। इसको देखकर ये बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब जबकि हमारा एमसी काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा है तो वो वापस से रिप्लाई में उसको एक जोरदार मुक्का मारता है। वो बंदा दूर जाकर गिरता है और थोड़ी देर बाद उन सभी को बुरी तरीके से पीटने के बाद उनसे क्या लगता है कि एक्चुअली में अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये शो करने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से मैं अपना बदला लेता हूँ। और यंग मास्टर की वैसे ही फटी पड़ी होती है और कह पड़ता है कि आखिरकार तुम एक सिंगल बंदे को भी नहीं हरा सकते हो, तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो। और घबराते हो क्या लगता है कि मेरे बिल्कुल भी नजदीक मत आना प्लीज। तभी हमारा एमसी वापस से एक स्टोरी पोयम सुनाने लगता है उन सभी के साथ। खैर उस पोयम की फीलिंग तो मैं आपको नहीं दिलवा सकता, तो इसलिए सिर्फ फाइट पर फोकस करते हैं। हमारा एमसी सभी के सामने कूद पड़ता है फाइट करने के लिए, एक बंदे पर एक जोरदार पंच मारता है और सभी से कहने लगता है कि तुम किसी कमजोरों को तो हरा सकते हो और पावरफुल के सामने अपना सर झुकाते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी इंसान को तुम्हारे लिए मारना काफी आसान है अगर तुम्हारे पास कोई भी आता है तो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मेरे 10 मीटर के आसपास जो भी आएगा वो मारा जाएगा। और पीछे से आता है एक बंदा, उसके हार्ट में अपनी तलवार को घुसेड़ देता है और कहने लगता है कि अब तो तुम पक्का मारे जाओगे, आखिरकार मैंने तुम्हारे विटल पॉइंट पर जो अटैक किया है। लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है वहां और वो तुरंत अपने हाथों से उस स्वॉर्ड के हिस्से को काट दे और तोड़कर उसके जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। और इस वक्त हमारा एमसी काफी गुस्से में होता है, उसी कटे हुए स्वॉर्ड का टुकड़े का इस्तेमाल करता है और उस बंदे की गर्दन वहीं पर काट देता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर मारा जाए, जिसको देखकर उसके साथी भी काफी आग बबूला हो जाते हैं और वापस से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं ताकि वो उसे मार सकें। यहाँ पर हमारे एमसी कहने लगता है कि जो भी मेरे 10 स्टेप्स के बीच में आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसके इतना डिटरमेंस देखने के बाद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और जो भी मेरे आसपास रहेगा वो एक मॉर्टल एनिमी है मेरा, मैं उसे पक्का मारूंगा। इसकी इतनी ज्यादा अच्छी पोयम सुनने के बाद यंग मिस्ट्रेस कितनी एक्साइटमेंट से भर जाती है और कहने पड़ती है कि वाओ इसकी पोयम तो कितनी ज्यादा अच्छी है, ये कहना चाहता है जिस तरीके से एक्सप्लेन करने में लगा हुआ। वेल डन गाइस, वेल डन, तुम्हारी पोयम मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और तभी वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे एमसी को ऐसे फाइट करते हुए देखता है तो उससे कहने लगता है कि इस बच्चे की एनर्जी और ब्लड को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रोबेबली शायद फर्स्ट लेवल पर होगा अर्थसील स्टेज के। लेकिन इसको देखकर लगता है कि जब ये बंदा फाइट करता है तो ये बंदा काफी ज्यादा रूथलेस है। इस बात से तो मैं भी एग्री होता हूँ। ये इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा कि इसे किस तरीके से कितनी ज्यादा चोट लग सकती है। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फिस्ट को इधर उधर घुमाने में लगा हुआ है बिना किसी रीजन के, बिना किसी रिदम के। और इस ऐसे फाइट कर रहा हुआ है जैसे कोई मैडमैन फाइट करने में लगा हुआ था। जो मोस्ट पीपल होते हैं फर्स्ट लेवल पर अर्थ सील स्टेज के, वो इस तरीके से उसे बीट भी नहीं कर सकते। ये देखकर वो काफी इंप्रेस हो जाती है यंग मिस्ट्रेस और कहने लगती है कि जितने भी लोग हैं आसपास के, मुझे देखकर लगता है कि इन्होंने काफी ज्यादा उधार लिया होगा इस बंदे से। तो बताता है कि ज्यादातर लोग इस तरीके के फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करते फाइट करने के लिए और ना ही वो कर सकते हैं। जरा देखो इस बंदे को किस तरीके से फाइट करने में लगा हुआ है। इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये बंदा जरूर जल्दी अपने ब्लड के लॉस होने के कारण बेहोश होकर गिर जाएगा। इसको देखकर ये गार्ड भी शॉक होता है और उसे बताता है, लेकिन जो दाव वांग के जो वाउंड है, जो चोटें हैं, उनको देखकर लगता है कि ये इतनी ज्यादा स्पीड से हील होने में लगी हुई है जितनी स्पीड मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये देखकर ये मेड भी शॉक होती है और उससे कहने लगती है, लेकिन एक्चुअली में मुझे जहाँ तक पता है ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है ना अर्थ सील स्टेज के, ये इसलिए होने में लगा हुआ है क्या क्या इसके पास कोई स्पेशल साइकिल या टेक्निक मौजूद है। और हमारा एमसी पूरी तरीके से जब यंग मास्टर को पीटता है तो यंग मास्टर उससे भीख मांगता और कहने लगता है कि प्लीज प्लीज जाओ और उस बंदे को कोई तो रोको यार प्लीज। और वो काफी ज्यादा घबराया हो और मैं गुस्से में हमारा एमसी उसको पीटने लगता और तभी एक मुक्का उसके चेहरे पर जोर से मारता जिससे कि उस यंग मास्टर की बैंड बच जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो हमारा एमसी उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके तरफ घूर दौड़ते चिल्लाते उससे कहने लगता है कि फाइनली फाइनली मैंने तुझे पकड़ लिया है। और वो बंदा फिर से होश में आकर क्या लगता है, कोई तो मुझे बचा लो यार। सभी के सभी सिक्योरिटी गार्ड वाले इतने ही बंदे होते हैं उसके, वो चिल्लाते हो क्या लगता है कि यंग मास्टर को जाने दो, हमारा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि फाइनली हम लोग जहाँ पर अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो यंग मास्टर कहने लगता है कि मेरी जान बख्श दो हीरो, मेरे जो फादर है वो लिंग जाओ है, वो डेप्यूटी मिनिस्टर है ग्रेट कोइन स्टेट के, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसको देखकर एमसी उस पर चिल्लाता और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आने दो। आखिरकार वो वुमन कहाँ गई जिसका नाम वांग जुआन किंग था, जिसने मुझे मारने की पूरी कोशिश की थी। जिसको देखकर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वह वो लड़की थी जिसने तुम्हारे हाथ को पूरी तरह से काट दिया था, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। और पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कि आकर उससे कहने लगती है कि प्लीज प्लीज मेरी यंग मास्टर को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना। और वो एक बार फिर से कहीं क्यूट और इनोसेंट वाला चेहरा बनाती है। भाई साहब इससे पता चलता है कि इसके जो एक्टिंग लेवल है भाई, इसे तो अवार्ड देना चाहिए हमारी तरफ से। और किसकी तरफ से अवार्ड इस एक्टिंग के लिए मिलना चाहिए तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। खैर उस सभी से बोल लगते कि तुम्हारा बहुत बहुत जितनी भी गलती की है वो सारी की सारी गलती मेरी है, तो इससे हमारे मेरे यंग मास्टर का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो तुम वह सजा मुझे दे सकते हो, और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है मैं दिल से तुमसे उसके लिए माफी मांगना चाहूंगी मिस्टर जी।
लेकिन हमारा एमसी उसे गुस्से में घूरने में लगा हुआ होता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुमने जो ग्रेटिट्यूड का जो डेप्ट है वो मैंने मुझ पर उधार है एक, इसलिए मेरे प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डेप्ट उसको रीपे तो करना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार किस तरीके के डेप्ट हो तुम पर। तुमने मुझसे ये कहा था कि ये बंदा तुम्हें हरास करने में लगा हुआ था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं वहां से तुम्हें भागने के लिए। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम तो वही बंदी हो ना जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी अंत में आकर। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि इस वुमन ने दाओवांग को साथ गद्दार की थी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ और हॉनर के लिए। कितनी ज्यादा डिस्केल है ये बंदी, मानना ही पड़ेगा। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि ये सब ऐसा कुछ भी करने वाली है। और जब ये बात यंग मिस्ट्रेस और इसकी मेड को पता चलती है तो वो भी काफी शॉक होते हैं और उससे कहने लगते हैं तो अच्छा अब समझ में आया, तो ये बात है जिसके बारे में डाहुंग बात करने में लगा होता है, जिस डेप्ट के बारे में। ये बात तो सच है, आजकल की दुनिया में अच्छा बंदा बनना काफी ज्यादा कठिन है। तभी हमारा एमसी उससे कह रहा होता है अब जबकि मैंने तुम्हारे फेवर को रीपे कर दिया है, चलो अब हम लोग रिवेंज के बारे में बात करते हैं। मिस वांग, आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार तुम किस तरीके से पे करने वाली हो मेरे हाथ को काटने के लिए। तभी वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में हो रही होती है, खैर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता और कहने लगता कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने आपके साथ गद्दारी की और आपको गुस्सा दिलाया मिस्टर जी, लेकिन क्या आप मेरी यंग मास्टर को जिंदा छोड़ सकते हो? अगर आप ऐसा कर तो मैं आपके बदले में अपने आप को पनिश करने के लिए रेडी हूँ। और तभी एक नाइफ निकालकर अपने पेट में जोर से घुसेड़ लेती है, जिसके कारण उसके खून निकल पड़ता है और उसके पेट में काफी ज्यादा चोट लगी पड़ी होती है। इसको देखकर लगता है कि ये सच में रियलिटी में अगर ये काफी ज्यादा बेकार महसूस कर रही होगी, गिल्टी महसूस कर रही होगी। मुझे तो नहीं लगता भाई, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है, इसका तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ भाई, कंफर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता। खैर वो सब तो छोड़ो, लेकिन इसकी चालाकी के बारे में सभी लोग शौक थे होंगे। तभी वो कहने लगती है कि ये काफी होगा आपको सेटिस्फाई करने के लिए मेरी माफी के तौर पर मिस्टर जी। मैं वाकई में चाहती हूँ कि आप मेरे मैटर से लेकर यंग मास्टर को रिलेटेड ना करो तो बेटर रहेगा। जिसको देखकर ये यंग मास्टर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि जुआन किंग, मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम मुझे बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जरा इस बंदी को देखो तो जरा, ये अभी भी मेरे सामने इस तरीके से एक्टिंग करने में लगी हुई जैसे कि ये बहुत ज्यादा कोई साधु संत हो। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो मिस वांग। तभी वो लड़की कहने लगती है मिस वांग कहने लगती है कि मिस्टर जी मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ। तो हमारा भी एमसी अभी भी उसे माफ नहीं करता और गुस्से में कहने लगता है कि तुम वाकई में टू फेस्ड वाली लौंडिया हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं सिर्फ अपने रिवेंज और अपने बदले के लिए आया हूँ। अब जबकि तुमने अपने आप को स्टैब कर लिया तो मेरा जो बिजनेस है तुम्हारे साथ वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये गार्ड समझ जाता है और कहने लगता है कि ये वुमन वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है, इसने अपने आप को स्टैब करने के लिए बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था। इस स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर कोई बुरा बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं दाऊ वांग है। जिसको देखकर मेडो से कहने लगते कि तुम ये बता नहीं सकते हो ये लड़की कोई एवरेज लड़की नहीं है, ये वुमन ये काफी ज्यादा चालाक बंदी। इसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि इसकी जो चोट है वो ज्यादा डीप नहीं है और इसकी अगर छोटी सी भी गलती होती तो शायद ये अभी तक मर चुकी होती, लेकिन ये अपनी लाइफ को दांव पर लगाने में लगी हुई है ताकि वो किसी तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर जाए और दावांग उसे बिल्कुल भी पनिश ना करे। तभी एमसी कहता है कि मैंने अपना बदला तो इससे ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है यहाँ पर बदला लेने की। भले ही मुझे पता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम सभी लोग तुम मुझे मार दो या फिर तुमने मुझे खुद मारने की कोशिश की हो, लेकिन तुम्हारे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने मुझे नियरली ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जिसको देखकर वो बंदा भीख मांगता है अपनी जान की। लेकिन हमारे एमसी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए और बुरी तरीके से हालत कर देता है। एमसी पीटते उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें 10 बार मारने वाला हूँ, अगर तुम उन 10 अटैक्स में सर्वाइव करने में कामयाब रहे इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। फिर वह काउंट करना चालू कर देता है तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है छी छी छी, जो दुआंग है वो जो दांग वांग है वो वाकई में पूरे गुस्सा निकालने में लगा हुआ इस बंदे पर। इसको देखकर लगता नहीं है कि वो सीरियसली इंजर्ड है, इसको देखकर तो। तभी मेड भी कहने लगते हैं क्या तुमने अभी भी ये नहीं कहा था कि इसके आर्म को कट ऑफ कर दिया गया था? लेकिन इसको देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये कम्प्लीटली बिल्कुल फाइन है। इसका जो साइकिल है वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है इसकी बॉडी। लेकिन जो मास्टर है लिंक फैमिली के और उस जो मास्टर है कोर्ट ऑफिशियल्स के, इस शब्द में कहा जाए तो लिंक फैमिली के मास्टर और हमारे फैमिली के मास्टर दोनों ही कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पर उन्हें फाइट करते उस तरह से देखते रहे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर यंग मिस्ट्रेस आगे आती है और उससे कहने लगती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो लिंक फैमिली है वो हमारे कैंप में साइड में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि दुश्मन पार्टी के साथ मिली हुई है। और तो और जो दायोंग है वो यहाँ पर एक रीजन के कारण उन सभी को पीटने में लगा हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो इसको मार भी देता है तो वो एक सैवेज वॉरियर है देखा जाए तो तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि हमारे इस 7 स्टेट्स में कई सारे ऐसे लोग तुम्हें मिल ही जाएंगे। हमारा एमसी उसे मारते हुए अभी भी काउंट करने में लगा होता है और कहने लगता है 3 2 1 और उसका जो लास्ट पंच होता है वो काफी ताबड़तोड़ होने वाला होता है और उसे मारने के बाद कहने लगता है पीटने के बाद वो मरा नहीं है यंग मास्टर और ये बोलता है कि बदले के बदले में बदला। ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दिया, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मेरा बदला अब यहाँ पर पूरा हो चुका है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे और भी पंगे ना लूं
तो तुम भी आगे जाकर कोई बकवास मत करना। मैंने सिर्फ तुम्हें उतना ही मारा है जितना तुम्हें मारना चाहिए था। जो मुझे मिला मैंने सिर्फ वही वापस लौटाया है। ये देखकर यंग मिस्टर्स काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि ये दाव वांग है। वो उसे देखकर लगता है कि वो अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक रियल मैन है ऑलरेडी, इस बात पर भरोसा नहीं होता। ये काफी ज्यादा भरोसेमंद वाला बंदा है। तो मेड भी कहने लगती है कि तुम वाकई में दाव यांग को इतना ज्यादा हाईली रेस्पेक्ट करती हो क्या यंग मिस्ट्रेस। दूसरी तरफ उस यंग मास्टर की हालत बहुत ज्यादा पतली हो चुकी होती है, उसकी शकल भी पहचान में नहीं आ रही होती। और यहाँ पर जो ये लड़की है वो अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहने लगती है यंग मास्टर क्या ठीक हो। तभी हमारा एमसी जाते हुए कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर इसको यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मेरे सामने से निकल जाओ पहली फुर्सत में लौंडिया। भाई साहब ये अभी भी मुंह लटका कर बैठी हुई है अपने फायदे के लिए। ये आई मीन अमीर लोगों के साथ जाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। अब हमें ये बात नहीं पता कि अगर इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर ये वाकई में एक नंबर की विलन है। लेकिन शकल देखकर लगता नहीं लेकिन विलन है, लेकिन बिहेवियर देखकर पता चलता है कि एक नंबर की विलन है। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। फ्यूचर में तो खैर पता चल ही जाएगा हम सभी को। तभी एमसी जाते हुए कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक लिटिल गर्ल को बिल्कुल भी डराया ही नहीं होगा और ये जो स्टोरीज है वो हमेशा के हमेशा जिंदगी में बनी रहेंगी तुम्हारी। तभी पीछे से कोई वार्न देता है और कहने लगता है कि जरा देखो सावधान। और तभी वहां पर एक उड़ता हुआ बंदा आता है एक अजीब सा वेपन लेकर, जो कि एमसी पर अटैक कर बैठता है, जिससे कि एमसी बिल्कुल भी बच नहीं पाता। उसके हाथों पर चोट लग जाती और वो उस अटैक से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और उसकी जो हीलिंग पावर थी वो वापस से एक्टिवेट हो जाती है। और मन ही मन में कहने लगता है इनक्रेडिबल, जो जो अटैक इस बंदे ने मेरे पर किया है उसने मेरी हड्डी तक को तोड़ दिया है। इससे मुझे ये बात पता चलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर मेरा आर्म अभी से रोकता नहीं तो मैं मर चुका हूँ। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता है इस बंदे पर पूरी तरीके से। ये तो मेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है, लगता है कि आज मैं पक्का मरूंगा। तभी ये बंदा आकर कहने लगता है कि मैं सिर्फ तो थोड़ा लेट ही क्या हो गया, कैसे पता था कि हमारे यंग मास्टर को इस तरीके से बुरी तरह चोट पहुंचा दोगे तुम सभी लोग। और इसी के साथ मैं पहले पार्ट को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अभी तक आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार ये बंदा इंसाफ करने वाला है या फिर ये भी एक नंबर का भड़वा इंसान है। खैर वो तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। और आप सभी लोग बताना कि क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो तो आप पर ही डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। तो अपना गाइस ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।